22 साल की स्वाति, जो दिखने में तो एक सीधी सादी साधारण सी लड़की लग रही है, पर कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में साजिश का एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसने मोहब्बत को जुनून में और जुनून को खून में बदल दिया। 17 सितंबर 2025, गुरैठा गांव, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। 22 साल का योगेश, जो एक पेंटर का काम करता था, दिन भर के काम से वापस आने के बाद अपनी साइकिल लेकर घर से ये कहकर निकलता है कि वो अपनी 2 दिन की बकाया मजदूरी किसी से लेने जा रहा है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन घर वालों के साथ साथ योगेश को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अब घर से एक ऐसी मंजिल की ओर निकल गया है जहां से कभी भी वापस नहीं आया जा सकता, क्योंकि गांव में लोग वैसे भी जल्दी सो जाते हैं। ऐसे में रात के 11 बजे तक घर न आने की वजह से योगेश के घर वालों की चिंता समय के साथ बढ़ती जा रही थी। जब 11:30 बजे तक योगेश घर नहीं आया तो उसके घर वाले उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। उसी रात यूपी 112 पुलिस इमरजेंसी नंबर पर योगेश का कॉल आता है, जिसमें वो आवाज़ से ही बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ लग रहा था। वो बस रो रो कर यही बोल रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे शोभाराम और उसके दोनों बेटे अभी जान से मार देंगे। पुलिस इससे आगे कुछ कर पाती उससे पहले ही कॉल कट हो जाती है। उसी नंबर पर जब दोबारा कॉल की गई, बेल जाती रही, लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। पुलिस तुरंत ही उस कॉल वाली लोकेशन पर पहुंची, लेकिन वहां पर योगेश नहीं मिला, क्योंकि योगेश ने कॉल में बताया था कि शोभाराम और उसके दोनों बेटे उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। इसीलिए योगेश के गांव में रहने वाले शोभाराम से भी लगातार पूछताछ हो रही थी। योगेश को ढूंढते ढूंढते सुबह हो चुकी थी और सुबह होते ही पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिसने पूरे गुरैठा गांव को हिलाकर रख दिया। 18 सितंबर की सुबह पाकवाड़ा के मौदा तैया के कब्रिस्तान के पास सड़क किनारे योगेश की लाश पड़ी मिलती है, जिसका चेहरा पत्थरों से कुचला हुआ था। बॉडी को देखकर ही लग रहा था कि योगेश का किसी ने बड़ी बेरहमी से ही मर्डर किया है। शोभाराम और उसके दोनों बेटे कपिल और गौरव को तुरंत ही उनके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये शोभाराम और उसके दोनों बेटे और कोई नहीं बल्कि स्वाति के ही बाप और भाई थे। अभी तक इस कहानी को सुनकर ये केस बिल्कुल ओपन एंड शट केस लग रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं वैसी होती नहीं हैं, और ये केस भी बिल्कुल वैसा ही है। अभी तक आपने जो कुछ भी इस केस में सुना वो सब तो पुलिस को गुमराह करने के लिए फैलाया गया एक झूठ था। असली कहानी तो अब शुरू होती है। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के गुरैठा गांव में स्वाति अपने इसी घर में अपने पिता शोभाराम, माँ रामदेई और 2 भाई कपिल और गौरव के साथ रहा करती थी। बड़ा भाई कपिल, जो 26 साल का था, वो गांव के पास ही एक अनट्रेंड डॉक्टर की दुकान चलाता था, और 24 साल का छोटा भाई गौरव दुकानों पर ब्रेड और बटर की सप्लाई करता था। स्वाति के पिता शोभाराम ने अपने ही घर में परचून की दुकान खोल रखी थी, जिस पर शोभाराम की गैर मौजूदगी में स्वाति भी उस दुकान पर बैठकर अपने पिता का हाथ बटाया करती थी। स्वाति के दुकान पर बैठने से ही उसकी जान पहचान अपने ही घर के सामने वाली सैलून की दुकान चलाने वाले मनोज से हो जाती है। मनोज डिस्ट्रिक्ट बदायूं के खेड़ादास गांव का रहने वाला था और गुरैठा गांव के ही पास पाकवाड़ा में मोहल्ला सैनियों वाले बड़े मंदिर में किराए पर रहा करता था। स्वाति और मनोज का एक दूसरे से बात करना शोभाराम की गैर मौजूदगी में कब मुलाकातों में बदल गया, शोभाराम को इस बात की भनक भी नहीं लगी। धीरे धीरे इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। 18 सितंबर की सुबह योगेश की बॉडी मिलने के बाद शोभाराम और उसके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। तब पुलिस की नज़र में सस्पेक्ट शोभाराम और उसके दोनों बेटे ही थे, क्योंकि योगेश ने मरने से पहले यूपी 112 पर कॉल करके इन तीनों का ही नाम लिया था। ये केस हर किसी को एक चमकते शीशे की तरह साफ नजर आ रहा था, लेकिन एसएसपी सतपाल अंतिल की नज़रें उस चमक के पार देख रही थीं। उन्हें इस केस में कुछ चीज़ें बहुत अजीब लग रही थीं, जिससे उन्हें शक हो रहा था कि शायद इन तीनों को कोई फंसा रहा है, क्योंकि शोभाराम और उसके दोनों बेटों से की गई पूछताछ और क्राइम सीन के पास से मिले एविडेंस में कुछ भी ऐसा नहीं था जो इन तीनों के खिलाफ हो। साथ ही साथ गांव वालों से पता करने पर भी सभी ने यही बताया कि शोभाराम के परिवार और योगेश की आपस में कोई भी दुश्मनी नहीं थी, और तो और ये लोग एक दूसरे से ज्यादा मतलब भी नहीं रखते थे। अब अगर शोभाराम और योगेश की फैमिली का एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं था, तो शोभाराम और उसके दोनों बेटे योगेश को क्यों ही मारेंगे। इसके अलावा शोभाराम और उसके दोनों बेटों को जब उनके घर से गिरफ्तार किया गया
तो उस टाइम वो अपने घर पर आराम से खाना खा रहे थे। इससे सतपाल अंतिल को ये भी लग रहा था कि अगर कोई किसी का मर्डर करेगा तो ऐसे आराम से घर पर बैठकर खाना नहीं खाएगा। ये सभी चीज़ें इसी ओर इशारा कर रही थी कि जरूर शोभाराम और उसके दोनों बेटों को कोई साजिश के तहत फंसा रहा है, क्योंकि शोभाराम और उसके दोनों बेटों के पास योगेश को मारने का दूर दूर तक कोई भी मोटिव नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए सबसे पहले यूपी 112 पर की गई उसी वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक टीम के हवाले कर दिया गया, जिसमें योगेश ने आखिरी बार शोभाराम और उसके दोनों बेटों का नाम लिया था। उस कॉल के वॉइस पैटर्न, बैकग्राउंड नॉइज और कॉल की टाइम स्टैम्प तक की बारीकियों को एनालाइज किया गया ताकि उस कॉल की सच्चाई को सच के पर्दे से चीरकर बाहर निकाला जा सके। और जब उस वॉइस कॉल की रिपोर्ट आई तो एसएसपी सतपाल अंतिल का शक एकदम से यकीन में बदल गया, क्योंकि वो वॉइस कॉल योगेश की वॉइस से मैच ही नहीं हो रही थी। साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम ने यह भी बताया कि जो कॉल की गई थी वो योगेश के मरने के बाद की गई थी। अब जो केस पहले शीशे की तरह साफ दिख रहा था, वही केस अब उस धुंध भरे रास्ते की तरह हो गया था जिसमें मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं होता। अब इस बात से ये तो क्लियर हो गया था कि ये कॉल योगेश ने नहीं बल्कि किसी और ने की थी, और उसी ने योगेश का मर्डर करके उस मर्डर का इल्जाम शोभाराम और उसके दोनों बेटों पर लगा दिया। लेकिन ये था कौन? यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज थी। नंबर 1, या तो खूनी योगेश का दुश्मन था जिसने रंजिश के चलते योगेश को मार दिया और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसे ही रैंडमली गाँव के किसी भी इंसान पर इल्जाम लगा दिया, जिसमें शोभाराम और उसके दोनों बेटों का नाम लिया गया। नंबर 2, या फिर खूनी शोभाराम और उसकी फैमिली का दुश्मन था, इसीलिए उसने उन्हें फंसाने के लिए योगेश का खून कर दिया और इल्जाम शोभाराम और उसके दोनों बेटों पर लगा दिया। नंबर 3, खूनी योगेश और शोभाराम इन दोनों का ही दुश्मन था जिसने एक तीर से 2 शिकार करे थे। अब इन तीनों पॉसिबिलिटीज में योगेश से दुश्मनी वाला एंगल योगेश के घर वालों और गांव वालों ने बिल्कुल ही नकार दिया, क्योंकि उनका कहना था कि योगेश जैसे सीधे साधे लड़के का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। उसका आज तक किसी से कोई भी छोटा मोटा झगड़ा तक नहीं हुआ है, वो बस अपने काम के सिवा किसी से मतलब ही नहीं रखता था। अब एक ही पॉसिबिलिटी बची थी और वो ये थी कि कोई शोभाराम का दुश्मन हो या जिसके पास उसे फंसाने का कोई मोटिव हो। जब शोभाराम से ये पूछा गया कि क्या कोई उसका ऐसा दुश्मन है जो उसे फंसा सकता है, तो पहले तो शोभाराम को भी सोचने में बहुत समय लगा, लेकिन अचानक से शोभाराम ने बताया कि दुश्मन तो नहीं, लेकिन एक ऐसा शख्स है जो मुझे और मेरे बेटों को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा कर सकता है। शोभाराम की बेटी स्वाति और मनोज के बीच पनपा प्यार दिन पे दिन गहरा होता जा रहा था। वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। चोरी छुपे मुलाकातें, चुपके से फ़ोन पर एक दूसरे से बात करना, नज़रों ही नज़रों में अपने दिल की बात एक दूसरे से कह देना, ये सब चीज़ें देख गांव की सड़कों पर लोगों के बीच दोनों के बारे में उठती फुसफुसाहटों से स्वाति के घर वालों के दिल में बैठा हुआ शक अब धीरे धीरे यकीन में बदल गया था, जिसके बाद शोभाराम और उसके दोनों बेटे मनोज को पीटकर गांव से भगा देते हैं। शोभाराम और स्वाति के दोनों भाइयों ने स्वाति को मनोज से मिलने और उससे बात करने पर बिल्कुल ही पाबंदी लगा दी थी, लेकिन प्यार के जुनून में पड़े स्वाति और मनोज ने इसका भी रास्ता ढूंढ निकाला। स्वाति का जब भी मनोज से मिलने का मन करता, वो अपने घर वालों को रात के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर दे देती और मनोज को छत पर मिलने के लिए बुला लेती। लेकिन कुछ महीनों के बाद स्वाति के घर वालों को उसके इस नींद की गोली वाले प्लान के बारे में शक हो गया। इसके बाद जब स्वाति के घर वालों ने और ज़्यादा बंदिशें लगाईं तो मनोज के प्यार में अंधी स्वाति ने अपने घर वालों को ही कई बार जहर देकर मारने की कोशिश की। लेकिन स्वाति की करतूतों के बारे में जानने के बाद सभी घर वाले पहले से ही चौकन्ने थे, जिस वजह से स्वाति का ये वाला प्लान भी फेल हो गया। शोभाराम से स्वाति और मनोज की कहानी सुनने के बाद पुलिस की नज़रों में केस का रुख पूरी तरह से बदल गया। स्वाति के फोन को तुरंत ही सर्विलांस पर डालकर उसे ट्रेस किया गया तो पता चला कि स्वाति मर्डर वाली रात से ही 2 लोगों के साथ व्हाट्सएप मैसेज पर कॉल के जरिए लगातार बात कर रही थी, और ये दोनों और कोई नहीं बल्कि मनोज और उसका रिश्ते में कजन लगने वाला मंजीत था। अब पुलिस मनोज और मंजीत की तलाश कर ही रही थी कि उसी रात 10 बजे 23 सितंबर 2025 को पुलिस जब रात में पाकवाड़ा क्षेत्र में गश्त लगा रही थी तो उन्होंने वहां पर बाइक पर 2 संदिग्धों को पूछताछ के लिए रोका।
क्योंकि ये दोनों मनोज और मंजीत ही थे। इन दोनों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जब पुलिस ने भी अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई करी तो मनोज के पैर में गोली लग गई, जिसे वहां से तुरंत ही गिरफ्तार कर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया। साथ ही मंजीत ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन उसे भी पकड़ लिया गया। इन दोनों के कन्फेशन के बाद स्वाति को भी तुरंत ही उसके घर से अरेस्ट कर लिया गया। जब इन दोनों से योगेश को मारने का रीजन पूछा गया तो इन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनने के बाद पूरा गोरैठा गांव एकदम से सन्न रह गया। बार बार अपनी फैमिली को मारने में नाकामयाब होने के बाद स्वाति अब मनोज से मिलने के लिए छटपटा रही थी, और इसी वजह से स्वाति और मनोज अपने रास्ते में आए रोड़े शोभाराम और उसके दोनों लड़कों को रास्ते से हटाने के लिए नए नए प्लान बना रहे थे। तभी स्वाति ने मनोज को एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम दोनों किसी और को मारकर उसका इल्जाम बाप शोभाराम और भाई कपिल और गौरव पर लगा देते हैं। क्योंकि योगेश गोरैठा गांव में ही स्वाति के घर के पास ही रहता था, इसीलिए मनोज उसे पहले से ही जानता था। मनोज ये जानता था कि योगेश बहुत ही सीधा साधा लड़का है, जल्दी बातों में आ जाएगा, इसीलिए योगेश को ही शिकार बनाने के लिए चुना गया। अपने इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले मनोज ने क्राइम पेट्रोल के कई सारे एपिसोड देखे, जिससे कि वो पुलिस को चकमा दे सके। लेकिन क्रिमिनल बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि क्राइम पेट्रोल क्रिमिनल से लोगों को सतर्क रहने के लिए बनाया जाता है, ना कि क्रिमिनल को टिप्स और ट्रिक्स देने के लिए। अपने इस प्लान में मनोज ने अपने कजिन मंजीत को भी शामिल कर लिया। 17 सितंबर 2025 शाम के 5 बजे मनोज और मंजीत गोरैठा गांव में ही खेतों के पास खड़े होकर योगेश के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में योगेश उन्हें आता हुआ नजर आया। उन्होंने योगेश को अपने साथ नया मुरादाबाद चलने और शराब पिलाने का प्रॉमिस किया। क्योंकि योगेश मनोज को पहले से ही जानता था, वो इनके साथ चला गया। नया मुरादाबाद में जाकर इन तीनों ने बैठकर शराब पी, लेकिन मनोज ने चालाकी से योगेश की शराब में नींद की 8 से 10 गोलियां मिला दी, जिसे पीने के बाद योगेश थोड़ी देर में बिल्कुल बदहवास हालत में हो गया। उसकी इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए मनोज और मंजीत योगेश को बाइक पे बीच में बिठाकर मौदा तैया के कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले रोड पर ले गए। वहां मनोज ने योगेश के ऊपर बैठकर उसके हाथ दबा लिए और मंजीत ने पत्थर उठाकर उसका सर कुचल दिया। योगेश ने बेहोशी की हालत में भी पूछा कि मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन इतने में ही मनोज ने योगेश का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। योगेश के मरने के बाद मनोज ने अपनी लोकेशन चेंज करके योगेश के फ़ोन से यूपी 112 पर कॉल करके ये झूठ बोला था कि शोभाराम और उसके दोनों बेटे योगेश को मार रहे हैं। सुबह होते ही मनोज ने एक नई सिम ली, जिससे व्हाट्सएप के जरिए वो स्वाति से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और गाँव वालों का रिएक्शन, सभी की पल पल की खबरें लेता रहा। एक इनोसेंट लड़का योगेश, जिसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसकी मौत सिर्फ किसी और के प्यार की वजह से हो गई। एक पिता और उनके बेटे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनका नाम भी एक झूठी आवाज़ से बदनाम हो गया। कभी कभी प्यार जुनून बन जाता है और जुनून इंसानियत को अंधा कर देता है।